नमस्कार, बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। सारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। हर्षवर्धन जी, विजय जी, अवधेश जी हमारे साथ हैं, सबीर जी हमारे साथ हैं। सूरत से बड़ी खबर है, वो आपको दिखा रहा हूं। सबसे पहले सूरत में गणेश पंडाल के ऊपर पत्थरबाजी की वारदात हुई कल, और उसके बाद गृह मंत्री ने राज्य के ये कहा था कि सूरज उगने से पहले, सूर्योदय से पहले सारे आरोपी पत्थरबाज जो है पकड़े जाएंगे। 27 लोगों को पकड़ लिया गया है, और उसके बाद की कार्रवाई आप इस वक्त देख रहे हैं। जहां पर ये लोग रहते होंगे, ये पत्थरबाज हैं, उनके ठिकानों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। उसकी ये तस्वीर आपके सामने इस वक्त चल रही है। ये देखें, ये तस्वीर है सूरत की तस्वीर है आपके सामने। गणेश पंडाल पर पत्थरबाजी हुई थी कल, और उसके बाद माहौल बड़ा तनावपूर्ण हो गया था। स्थानीय लोगों ने, हिंदू संगठनों ने सड़क पर निकलकर प्रदर्शन किया था, उसमें भी तोड़फोड़ हुई थी। और उसके बाद हालात को काबू में करने के लिए ये आश्वासन देना पड़ा था पुलिस को कि सारे पत्थरबाजों पर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी, और वो कार्रवाई आप इस वक्त होती हुई देख रहे हैं। अब बुलडोजर को लेकर कितनी बात हम लोग करते हैं, हर राज्य में बुलडोजर ही चलता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है, अलग विषय खैर। लेकिन ये स्थानीय लोगों में जो नाराजगी है, उसका सबसे पहले निपटारा करने के लिए यही सामने आता है। सभी लोग पकड़े भी गए, आपको जो राइट साइड आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, और पुलिस वालों ने खूब खातिरदारी भी की है। तस्वीर देख करके पता चलता है सभी लोगों की। ये देखें, पहले ये लोग कल पकड़े गए, और उसके बाद की आज की तस्वीर। कल पत्थरबाजी, रात भर में सब लोगों को पकड़ा गया। गृह मंत्री जो राज्य के हैं, सोचिए उनके लिए भी ये एक चुनौती थी, और उन्होंने सार्वजनिक बयान दिया कि सूरज उगने से पहले पकड़ा जाएगा हर आदमी। उसके बाद पकड़ जब हो गई इन लोगों की, उसके बाद उसी पंडाल में जाकर के गृह मंत्री हर्ष सांघवी, MOS है लेकिन गृह विभाग यही देखते हैं गुजरात का, हर्ष सांघवी बहुत नौजवान नेता हैं, बहुत टफ एडमिनिस्ट्रेटर की छवि है इनकी। उन्होंने ये चुनौती स्वीकार की थी, सूरज उगने से पहले पकड़ूंगा सबको। पकड़ा, और फिर उसी पंडाल में जाकर इन्होंने पूजा भी की है। कल सूरत में सैयदपुरा इलाके में गणेश पंडाल पे पथराव हुआ, और उसके बाद ये जो पूरा सैयदपुरा चौकड़ी का इलाका है, यहाँ पे जिस तरह से पत्थरबाजी हुई, उसके बाद आप देख सकते हैं सूरत प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई भी आपको देखने को मिल रही है। यहाँ जितने भी इलीगल एंक्रोचमेंट थे, ये जो दुकानें बनी हुई थी, इन सबको यहाँ से पहले तो सारे जो स्टॉल्स थे उनको यहाँ से हटाया गया। ये पूरा इलाका मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देखिए, पूरा जो सड़क का इलाका है, पूरा इलाका यहाँ पे आप देखिए, ये इस पे एंक्रोचमेंट कर रखा था सड़क के ऊपर। यहाँ आप देखिए, पूरा जहाँ हम खड़े हुए हैं वहाँ तक दुकानें थी इस पूरे इलाके में। एक तरह से पूरी सड़क को एंक्रोच करके यहाँ पे रखा हुआ था, और सालों से ये एक्टिविटी जो है वो चल रही थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। लेकिन अब सूरत प्रशासन ने, आप देखिए, जिन लोगों ने कल पत्थरबाजी की, पुलिस पे पत्थरबाजी की, लोगों पे पत्थरबाजी की, उनके ऊपर अब देखिए किस प्रकार से एक्शन लिया जा रहा है। सूरत में यहाँ बुलडोजर चल रहा है इन सारे इलीगल दुकानों पे। पहले जो लारियां आगे खड़ी हुई थी उनको यहाँ से हटाया गया। ये देखिए, यहाँ पे ये जो लारियां खड़ी हुई हैं, ये इन स्टॉल्स की, इन लारियों को पहले यहाँ से हटाया गया सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा, और इनको अब एनक्रोचमेंट का जो स्टॉक होता है वहाँ पे इन्हें शिफ्ट कर दिया गया है, और बुलडोजर जो हैं वो यहाँ पे बुलाए गए हैं। एक बुलडोजर ऑलरेडी कार्रवाई कर रहा है दुकानें तोड़ने की, और आप यहाँ देखिए दूसरा बुलडोजर जो है उसको भी यहाँ लाया जा रहा है। सूरत पुलिस की तैनाती है इलाके में, और यहाँ आप देखिए, अगर आपको दिखाएं, सूरत पुलिस की भारी तैनाती भी है। अभी देखिए, सूरत की जो खबर है, इस पर हमको बात करनी चाहिए। कोई कहेगा बुलडोजर क्यों चला दिया, कोई कहेगा लड़कों को क्यों मारा, क्योंकि तस्वीर में दिख रहा है इनकी खातिरदारी की, पुलिस ने इनको मारा, इनके साथ हुआ है व्यवहार। वो इस पर सवाल उठाने वाले तो लाख लोग खड़े हो जाएंगे। आप इमेजिन कर सकते हैं, गणेश पंडाल एक धार्मिक स्थल, महाराष्ट्र गुजरात में बहुत मान्यता है, वहां पर अगर आप पत्थरबाजी कर रहे हो, कोई भी वजह हो, मैं कह रहा था अभी, कोई प्रोवोकेशन हो इन लड़कों के पास, इन लोगों के पास जिन्होंने किया, वो कितना खतरनाक है आप इमेजिन कीजिए। अगर सामने वाला जो है अड़ जाता अपनी बात पर, जिस जहां पर इन्होंने किया है, वो लोग ये करने पर आ जाते तो कितना बड़ा फसाद हो सकता था। इस पर कोई बात नहीं करता। आज भी मुझे यकीन है बात होगी तो ये बुलडोजर चल गया, इसकी बात होगी। अवधेश जी, देखिए, ये तो खैर गुजरात की सरकार थी, उसमें ड्रोन का ऑपरेशन हुआ रात में, और विजुअल लगा के हो रहा था पूरा कॉम्बिंग। हर्ष सांघवी की तारीफ करनी चाहिए, इन्होंने कहा मैं पकड़ूंगा सुबह से पहले। हाँ, सुबह से पहले वीडियो से लेके
चारों कोशिश की कहां से निकला होगा, कैसे निकला होगा। तो ये तो मतलब आप समझिए कि इसके लिए कितना बड़ा ऑपरेशन हुआ है सूरत में। लेकिन ये किस प्रकार की साजिश चल रही, देखिए पिछले हम लगभग 3.5-4 सालों से देख रहे हैं, मैंने कोरोना का फेज बीच में जो खत्म हुआ था, कि चाहे हिंदू उत्सव कहीं भी हो रहा है, वह राजस्थान से शुरू हुआ था, गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र, ये होते होते बिहार रामनवमी हो गया, हनुमान जयंती हो गई, आपका हिंदू जो है प्रथम दिवस है मतर का, इस पर पत्थरबाजी कर रहे हैं, प्लांट में पत्थरबाजी करते हैं। यहाँ का अभी तक पूरी डिटेल हमारे पास नहीं है कि ये पत्थर कहाँ से आए थे, कहाँ इकट्ठे किए गए थे, क्योंकि रैंडम तो इतनी बड़ी संख्या पत्थरबाजी करने नहीं आ सकती है, तो उसकी पूरी तैयारी थी, पेट्रोल बम निकलते थे। तो यही अभी हम लोगों ने रेलवे पर चर्चा की, ये कौन लोग हैं जो इस प्रकार से प्रारंभिक तैयारी करके, आपने दिल्ली का दृश्य देखा था, गाड़ी की गाड़ी जला दी गई, रथ जला दिए गए, उसमें लोगों को छोड़ छोड़ के अपनी गाड़ियां, बच्चों को गोद में लेके भागना पड़ा, इतनी तैयारी हो रही है। तो सूरत में तो आज सरकार बीजेपी की इतने सालों से रहते हुए 1998 से वहां सरकार है, अगर वहां ये हालत है, हिम्मत तो नहीं होनी चाहिए सोचने की। देश में जिहादी मजहबी कट्टरवाद के प्रवर्तकों का क्या हालत है देश में, इसकी कल्पना की जा सकती है। लेकिन ये छिटपुट घटनाओं के आधार पर मैं बार बार कह रहा हूं कि ये सब ऐसी घटनाएं हैं जिसके आधार पर एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी इसकी कायम होनी चाहिए। यद्यपि भारत में राजनीतिक मतभेद हैं। सर समीर जी, गणेश पंडाल पर पथराव, क्या वजह हो गई होगी ऐसी? ये गणेश पंडाल पे पथराव उन्होंने किया, अगर इसमें ये कार्रवाई नहीं होती तो अभी तो नवरात्र आ रहे हैं, गरबा का आ रहा है, गुजरात में इतना बड़ा महोत्सव होता है गुजरात का, ये उस पर भी इस तरह की कार्रवाई करते हैं। और एक तत्व है, अभी कल बंबई में भी इस तरह की घटना घटी है, रात को बंदर में भी पथराव किया है गणेश पंडाल के ऊपर, लेकिन वहां के लोग और पुलिस सक्रिय थी, इससे बड़ा घटना टाली गई है। मुझे लग रहा है कि इंटेंशन के साथ और एक सुनियोजित साजिश है कि जिसके अंदर जहां भी हिंदू धर्म के त्यौहार होंगे, गणेशोत्सव हो, हनुमान जी की यात्रा निकल रही हो, राम मंदिर पे कोई कार्यक्रम हो रहा हो, या फिर कोई गरबा का कार्यक्रम हो रहा हो, तो वहां किस तरीके से एक उपद्रव किया जाए और समाज के अंदर हिंदू बना मुसलमान किया जाए और दंगा करवाया जाए। मुझे लग रहा है वहां गृह मंत्री बहुत एक्टिव रहे, इसी कारण रुक गया। और गुजरात तो वैसे ही बहुत संवेदनशील रहा है एक समय से, वहां पर बहुत दिनों बाद गुजरात में इस तरीके से हिंसक कोशिश करने की कोशिश की, हालांकि बीच में ठंडे हो गए थे, इधर काफी बीच में ठंडे हो गए थे, इतना बड़े स्तर पर जो करने की कोशिश की गई थी, वो मुझे लग रहा है सुनियोजित साजिश है। और केंद्र सरकार को भी देखना चाहिए कि गुजरात में अगर ये दूसरे कर रहे हैं भी जाकर, जब ये पथराव हुआ गणेश पंडाल पर, दूसरे पक्ष ने भी सीधे सीधे कि हिंदू मुसलमान का मामला है, बिल्कुल, तो हिंदू साइड थी, उन्होंने जाकर के थाने का घेराव किया, वहां उन्होंने भी जो है तोड़फोड़ की है, कई जगहों पर गाड़ियां तोड़ी हैं, कई दुकानों में तोड़फोड़ की, लाठीचार्ज हुआ उनके ऊपर। ऐसा नहीं कि उनके ऊपर एक्शन नहीं हुआ, लाठीचार्ज किया गया। और उनके मुझे उसमें से जिन लोगों ने हिंसा की होगी उसमें से भी कुछ लोग पकड़े जाएंगे और पकड़े जाने चाहिए। न गुजरात की सरकार तो मतलब गुजराती में अनाउंसमेंट कर रही है वहां पर कि कोई भी असामाजिक तत्व इस तरह की कोई हरकत ना करे, वहां पर मेलजुल कर रहे हैं, सारी घोषणाएं हो रही है, उसके बाद इस तरह की घटना हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि गुजरात सरकार को अलर्ट रहने की जरूरत है और केंद्र सरकार को भी देखने की जरूरत है कि जब भी बड़े स्तर पर कोई त्यौहार बनाने की कोशिश की जाती है या त्यौहार होता है, उस समय इस तरह के तत्व एक्टिव होते हैं। गुजरात के लिए एक चेतावनी है कि गुजरात बहुत लंबे समय बाद मतलब इस तरह की बड़ी घटना की साजिश की शुरू कर रहा है। और अभी तो फिर वहां पर गरबा शुरू होने वाला है, नव दुर्गा का भी त्योहार है सर, त्योहार ही है, दिवाली है, उसके बाद लगातार दशहरा, दिवाली, पूरे देश के अंदर मुझे लग रहा है सब देखने की जरूरत है कि संवेदनशील मामला बन सकता है आने वाले समय में। इसकी बात उन्होंने की। अब मैं आपको ले जा रहा हूं जरा यूपी की खबर, इसकी हमने बहुत बार बात तो की अभी, लेकिन डिस्कस उसको नहीं कर पाए थे। यूपी में पहले जब एनकाउंटर हुआ एक डकैतों की गैंग के ऊपर, उसमें से एक लड़का मारा गया, मंगेश यादव, कम उम्र का लड़का था, 19 साल का। उसके परिवार ने कहा कि, उसकी बहन ने कहा कि मेरे भाई का एनकाउंटर इन्होंने फर्जी एनकाउंटर किया, उसको घर से उठा करके पहले पूछताछ के लिए ले गए, 2 दिन बाद उसको मार दिया। अखिलेश यादव ने सबसे पहले इस बात को कहा जाति देखकर एनकाउंटर किया गया, यादव था इसलिए मार दिया योगी की पुलिस ने। उन्होंने अपना एक प्रतिनिधिमंडल इसके परिवार से मिलने के लिए भेजा। अब कांग्रेस पार्टी ने भी मंगेश यादव के परिवार से मिलने के लिए अपने प्रतिनिधि भेजे हैं। तो पूरी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को बढ़ाना चाहती है, इसको एक ये मैसेज देना चाहती है कि योगी सरकार ये ऊंची जाति वाले लोगों की सरकार है, निचली जात के लोगों को, ओबीसी वर्ग के लोगों को, दलितों के खिलाफ इस किस्म के काम करती है, गोली मारती है। एक बात, अब कुछ डेटा सामने आया, बात में उसकी आपसे करना चाह रहा था। योगी आदित्यनाथ ने कल ये कहा था कि भाई यही डकैत जिसमें केवल यादव ढूंढ रहे हो, इसके हाथ में पिस्तौल थी जब ये डकैती कर रहा था, गोली चल जाती तो मरता कौन, यादव मरता कि दलित मरता या ब्राह्मण मरता, कौन जानता है। अगर ये गोली चला देता तो पुलिस की गोली से ये मर गया, इसको लेकर के बहुत दर्द है। ये योगी जी का बयान था, अगर है तो हम सुना भी दें योगी आदित्यनाथ कल जो बोले थे, सुना दीजिए।
सुरक्षा हो, इससे उनका दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं। उनको व्यापारी का सम्मान हो, इससे भी कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं। और तो आप देखते होंगे जब उनके किसी एक माफिया शागिर्द को, किसी डकैत को जो पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है, जब मारा जाता है तो इनकी दुखती हुई नस पर जैसे पुलिस ने उंगली रख दी हो, तब ये चिल्लाने लगते हैं। और अगर पुलिस ने पकड़ लिया, कार्रवाई कर दी और फिर मुठभेड़ में, आपसी मुठभेड़ में डकैत मारा जा रहा है, तो समाजवादी पार्टी को बुरा लग रहा है। कह रहे साहब ये नहीं होना चाहिए था। तो क्या होना चाहिए था? पूछना चाहिए। 17 के बाद एक एक करके माफिया कहां चले गए ये भी आप सब जान रहे हैं। माफियाओं की छुट्टी हो गई, माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया। जो लोग पर्व और त्योहार में विघ्न बाधा डालते थे, विघ्न बाधा समाप्त हुई। अब पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पर जो खतरा पैदा करते थे, वे सभी गायब हो गए और जो बचे हैं वे भी अपनी अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहे होंगे। अब साहब सवाल की एनकाउंटर जो होते हैं इसमें क्या धर्म जाति देखकर मारा जाता है, तो कुछ डेटा सामने आया है। मैं क्रेडिट देना चाहूंगा भास्कर को, उनकी रिपोर्ट थी, उनका डेटा मैं कोट कर रहा हूं आपके सामने। 207 एनकाउंटर डेथ्स हुई हैं 2017 से लेकर टिल डेट। ये मंगेश यादव का एनकाउंटर उसके अंदर शामिल है 7.5 साल में 207। इनमें से डेटा ये बताता है 67 मुसलमान थे, 67। डेटा दिखा दीजिए स्क्रीन पर। ये मंगेश यादव के एनकाउंटर के वक्त की तस्वीर है जिस जगह वो मारा गया था। 67 मुसलमान, 20 ब्राह्मण एनकाउंटर में मारे गए। 67 मुसलमान, 20 ब्राह्मण, 18 ठाकुर समुदाय से लोग, 16 यादव, 17 जाट गुजर, 14 दलित, 3 अनुसूचित जाति, 2 सिख समुदाय से, 8 अन्य ओबीसी से और 42 अन्य। ये डेटा है। इस डेटा को देख करके आप ये कह सकते हैं कि गोली जो चलती है वो धर्म और मजहब देख करके चलती है। यहां ये बात जरूर होगी कि सबसे ज्यादा मुसलमान मारे गए इसके अंदर, 207 में से 67। चलें इसकी बात अभी करेंगे अलग से। बाकी जातियों में क्या बताया जा सकता है? किसी एक जाति के लोग, यादव 16 मारे गए तो ब्राह्मण 20 मारे गए, ठाकुर 18 मारे गए। जो यूपी की सरकार को ठाकुरों की सरकार कहते हैं ना, वो आजकल योगी आदित्यनाथ के जो आलोचक हैं वो STF को स्पेशल ठाकुर फोर्स कह रहे हैं। तो स्पेशल ठाकुर फोर्स ने 18 ठाकुर मार दिए और 16 यादव मारे, और बाकी मैंने आपको सारा डेटा दिया ही है। विजय जी, मैं जो आरोप है मैं उसकी बात कर रहा हूं, जो 32% मुसलमान मारे गए सर, सिर्फ 32%। 67 है ना सर, 67 तो 32% होगा ना, 200 में से अगर 61, 32% खाली। यूपी में मुस्लिम आबादी कितनी है? तो 14%। ये बात करनी पड़ेगी, जितनी आबादी है उससे ज्यादा मारे गए क्या? 19% के आसपास आबादी है। आप बताइए। यहां तक ले जाया गया है अब तो डिस्कोर्स को कि ये भी बात हो, जितनी आबादी उतने एनकाउंटर, उससे ज्यादा नहीं मार सकते आप। यहां तक सोचना पड़ेगा भाई। सवाल तो ये भी है, विजय जी अपनी बात रखे, मैं उसके पहले एक लाइन जोड़ दूं कि ये अपराधी क्यों थे? ये तो जाति वाले थे। तो इनकी जाति वाले लोगों ने इनको नहीं समझाया था कि भाई तुम्हारी ये जाति है, तुम मुसलमान हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम ठाकुर हो, तुम यादव हो, तुम जाट गुजर हो, तो तुमको अपराधी नहीं होना है। और किसी जाति में या किसी रिलीजन में, किसी पंथ में अगर ज्यादा अपराधी हो रहे हैं तो उस समाज के लोगों को ये चिंता नहीं करने की जरूरत है। और ये आंकड़ा सचमुच हम लोग खुद को शर्मसार होते हुए देख रहे हैं, ये बोलते हुए कि इस पर हमें बहस करनी पड़ेगी, इसको हमें बताना पड़ेगा, क्योंकि देश के सबसे बड़े राज्य का जो विपक्षी पार्टी का नेता रहा, पूर्व मुख्यमंत्री रहा, वो कह रहा है कि सब जाति देखकर हो रहा है। और हमें ये चर्चा करनी पड़ेगी कि मुसलमान क्यों मर गया। अच्छा, मुसलमान, क्या कोई भला मुसलमान मरा? क्या कोई भला ब्राह्मण या भला ठाकुर मरा? क्या कोई भला यादव मरा? मतलब जिस तरह की बात हो रही है, हम लोग सचमुच कहां चले जा रहे हैं, और राजनीति करने वाले लोग हमको कहां धकेल कर पहुंचा दे रहे हैं कि आपको डिबेट भी यहां ले जाकर करनी पड़ रही है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हमें ये सोचना चाहिए, क्या इनमें से कोई अपराधी नहीं था? अगर ये होता कि ये अपराधी नहीं थे, फिर भी इस जाति के इतने लोगों का एनकाउंटर कर दिया यूपी पुलिस में, योगी राज में, हम अभी खड़े होकर योगी आदित्यनाथ की आलोचना करते? या किसी भी सरकार में मुलायम सिंह यादव के समय में जो लोग मारे गए वो अपराधी थे या नहीं थे? ठीक है, एनकाउंटर नहीं होना चाहिए, न्याय प्रक्रिया काम करना चाहिए, लेकिन ये हो पाता है क्या? हमने अभी तो मुख्तार और अतीक
मतलब इतने बड़े बड़े माफिया, इतने बड़े बड़े अपराधियों का पूरा वो देखा है। तो सचमुच ये चिंता की बात है और कई बार लगता है कि इस पर बोले क्या, निशब्द रहने की स्थिति होती है। विजय जी, मैं तो हमेशा से इस बात पर, फिर से इस बात पर जोर दूंगा कि मैं एनकाउंटर्स के खिलाफ हूँ और एनकाउंटर में मारने के खिलाफ हूँ, और उसको इसलिए कि कोर्ट ऑफ लॉ जो है, लैंड ऑफ लॉ जो है ना, उसको हमारी सरकारों को, हमारी पुलिस को, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को मानना चाहिए। ये राजनीति करने वाले लोग भले ही इसको देखते रहे कि किस जाति का मारा गया, यादव मारा गया, ब्राह्मण मारा गया, मुसलमान मारा गया, उसका कोई बड़ा मायने में नहीं देखता। हालांकि मुसलमान को फिर से आप बहस करेंगे तो वो हर तीसरा मुसलमान उसमें मारा गया है 207 में से। लेकिन मैं इस पर बहस पे ही नहीं जाना चाहता, क्योंकि इससे आप उस डिबेट को डिरेल कर रहे हैं जो अखिलेश यादव कर रहे हैं सर। हाँ, अखिलेश कर रहे हैं, तो मैं उसके साथ नहीं हूँ, मैं उनके साथ नहीं हूँ, मैं उनके साथ नहीं हूं। मैं कह रहा हूं कि एनकाउंटर्स पर ही एक बड़ी डिबेट होनी चाहिए कि क्या सरकारों को, क्या पुलिस को ये अधिकार, मनमाना अधिकार मिलना चाहिए कि एनकाउंटर्स में लोगों को मारा जाए। ठीक है। एनकाउंटर का एक पूरा रूल्स रेगुलेशन है, उसको फॉलो करके क्या किया। और ये क्या 207 लोगों को पुलिस पर मुठभेड़ की थी, पुलिस पर गोलियां मारी थी, पुलिस पर हर बार यही बताया जाता है। हाँ, वो बताया जाता है, लेकिन ये सारी जांच का विषय है। इसलिए एनकाउंटर्स में बार बार इस बात पर जोर दे रहा हूं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में पुलिस को और किसी भी सरकार को, वो चाहे योगी ये सवाल क्यों नहीं उठाते अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी के एनकाउंटर क्यों हो रहे हैं? हाँ, वो तो सवाल उठा रहे हैं, उनको एनकाउंटर से एतराज नहीं है। एक बात सुनिए, उनको एनकाउंटर में एक जाति का मारा गया आदमी, उस पर एतराज है। मेरी बात सुनिए, हर्ष सांघवी ने कल रात को क्या किया, सूरत में जो घटना हुई, मैं उसको घटना को आपने चर्चा नहीं की, आपने कहा पथराव समय की नहीं था घटना। इस लगभग हाँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ वो पथराव की घटना की तरह से मत देखिए, वो सांप्रदायिक दंगे की एक कोशिश थी। Exactly. वो नहीं हुआ, ये बहुत अच्छी बात है। और सरकार ने या हर्ष सांघवी था और उन्होंने रात भर में सारे लोगों को उठा लिया। अब चाहते तो पुलिस वाले दो एनकाउंटर भी कर जरूरी देते है ना, आपको काउंटर करना पड़ेगा। अगर कोई आदमी यहां तक ले जा रहा है, आज कांग्रेस पार्टी ने अपने लोगों को मंगेश यादव के घर भेज दिया, बड़ी आपको सहानुभूति हो रही है। सारे नेता, इनके विधान परिषद, राहुल गांधी बयान दे रहे हैं, विधान परिषद के नेता जा रहे हैं, सारे जा रहे हैं वहां। डिबेट चल रही है कि मंगेश यादव वहां था कि नहीं था। मैंने कहा इस पे क्यों डिबेट हो रही है? वो जो पूरा सीसीटीवी का फुटेज है उसमें साफ हो जाएगा कि मंगेश वहां पर था कि नहीं था, उसके साथ क्या हुआ। क्योंकि उसके परिवार वालों के बहुत सारे चैनल्स उसका इंटरव्यू चला रहे हैं कि वो घर पर ही मौजूद था या नहीं था। उसकी बहन ने कहा है, उसकी बहन ने कहा, हम वो भी बता रहे हैं कि उसकी बहन ने नहीं, मैं उस पर बहस ही नहीं कर रहा, क्योंकि वो तो बहुत जल्दी साफ हो जाएगा कि सीसीटीवी में पता होगा कि वो वहां पर है कि नहीं है। मैं उस पर पुलिस सच बोल रही है, झूठ बोल रही है, उस पर हम लोग बहस कर नहीं रहे हैं। वैसे सच यह भी है कि किसी पड़ोसी ने नहीं कहा, उसकी माँ और बहन ने कहा है। अगर पुलिस आई है, उसको पूछताछ के लिए ले जाएगी तो आसपास के लोग भी देखेंगे होंगे कि पूछताछ के लिए ले जा रही है कि नहीं ले जा रही है। तो इसको भी एक इशू बनाने की कोशिश है जानबूझ करके, ताकि मुस्लिम और यादव वोट हमारा यूनाइट रहे। लेकिन अखिलेश यादव से तो पहले तो इनकाउंटर में बाद में आऊंगा। अब अखिलेश यादव से सबको पूछना चाहिए, जाट गुर्जरों को पूछना चाहिए कि हमारे 17 लोग जब पुलिस बूट में मरे तब आपको ये नहीं उमड़ा कि भैया। जो ब्राह्मणों को पूछना चाहिए कि हम लोग यहाँ क्या ब्राह्मण जो है उत्तर प्रदेश की आबादी नागरिक नहीं है। ठाकुरों को अब पूछना चाहिए, जो बता रहे थे कि विपिन सिंह को तो पकड़ के ले गया है। तो जाहिर है कि ये अखिलेश यादव को भी सच मालूम है, लेकिन जानबूझ करके, चूंकि जाति के आधार पर लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने एक मुद्दा बनाया, दुनिया भर में इसको एक मुद्दा बनाया जा रहा है, तो उसको थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए आग लगा दो कि योगी सरकार अब तुम मतलब केवल यादव का मतलब सुनिए, यादव और ठाकुर का क्या मतलब होता है? वो केवल अपना वोट नहीं डालते हैं, उनके पास ताकत है, उनके पास पैसे हैं, वो एक प्रभावित करते हैं, एक माहौल बनाते हैं कि उस कैंडिडेट के पक्ष में वोट करना, वो फाइट करते हैं। इसीलिए जानबूझ करके ये इशू बनाया गया है कि आने वाले डेटा और दिनों से समय चला जाएगा, एग्रेसिव होकर के काम करें। 207 एनकाउंटर मैंने आपको बताया यूपी में 7.5 साल में हुए योगी सरकार बनने के बाद। उसमें किस किस के कितने तो आपको बता दिया। इसमें 17 पुलिस वाले भी मारे गए। हाँ, 17 पुलिस वाले, 17 पुलिस वाले भी शहीद हुए हैं। जो सवाल पूछा जाता है कि हर बार पैर में क्यों गोली लगती है, पकड़ क्यों नहीं लेते, मरता क्यों है एनकाउंटर में आदमी? इधर से भी मरता है, वन साइडेड नहीं है। 17 पुलिस वालों का एनकाउंटर में मारा जाना छोटा आंकड़ा नहीं है, बहुत बड़ा आंकड़ा है। 17 मारे गए हैं और 8 पुलिस वाले परमानेंट डिसेबल हो गए हैं। डिसेबिलिटी, अच्छा ठीक, बिल्कुल ठीक बात। 8 अपाहिज हो गए हैं कि जो नौकरी करने के पलंग से उठ नहीं पा रहे हैं, 8 परमानेंट डिसेबल हो गए हैं उसके अंदर। मैं सिर्फ आपको 2-3 इनके घर तो मैंने नहीं देखा, कभी नहीं गए अखिलेश यादव। ये अपराधी एनकाउंटर तो गोली चलती है, पुलिस वाले मरते हैं, और जब वहां जो स्थिति होती है तो कम से कम हम पत्रकार नहीं समझ सकते हैं क्या स्थिति होगी। और एनकाउंटर पर निजी तौर पर कोई भी समर्थक नहीं हो सकता है, लेकिन एनकाउंटर पुलिस को
असलाहा दिया ही इसीलिए जाता है कि वो आत्मरक्षा कर सकें या जान जान। लेकिन जरा आप सोचिए, मैं आपको एक दृश्य याद दिलाता हूं। लाल किले पर जब किसान आंदोलन के नाम पर लोग टूट पड़े थे तो पुलिस ने किसी के ऊपर लाठियां भी नहीं चलाई थी। और उस दिन गृह मंत्री अमित शाह को सैकड़ों पुलिस वालों के फूटे सर, टूटे हाथ, पैर हालचाल लेने के लिए अस्पताल में जाना पड़ा। मैं ये कह रहा हूं कि ये बिल्कुल ठीक बात है, कभी भी गलती से भी लाठी भी नहीं चलनी चाहिए आदर्श राज्य में। तो गोली क्यों चलनी चाहिए? लाठी भी तो नहीं चलनी चाहिए ना, लाठी क्यों मारेगा? वो भी तो मानवाधिकार का हनन है। लेकिन जब वहां तक स्थिति पहुंचती है तो लाठी चलती है, जब गोली चलती है तो गोली चलती है। और इसके आगे क्या है? अगर कोई एनकाउंटर गलत है तो उसकी न्यायिक जांच होती है, और अगर कहीं किसी को लगता है तो उसमें और कुछ प्रमाण तथ्य देना चाहिए। लेकिन जब जाति हम गिनने लगे तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण, इससे ज्यादा शर्मसार करने वाला समाज के तौर पर और कुछ हो नहीं सकता। एक और घटना ऐसा बिल्कुल नहीं है मथुरा में हुआ था, एक बाग के अंदर यादव रामबाग शायद। एसपी को मार दिया था, एसपी को मार दिया था। उसके बाद भी अखिलेश यादव सीएम थे, बचाने की कोशिश कर रहे थे। डीएसपी को मार दिया था सर, एसपी गोली मार दी थी। उसके बाद एसपी डीएसपी मरे हैं यूपी के अंदर। कुंडा में मारा गया, एसपी मथुरा में मारा गया। एक वो ब्रिजलाल बीजेपी के विधायक भी हुए, वो सारा डेटा दे रहे हैं। हम लोग कहेंगे तो बीजेपी के नेता हो गए, वो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर यूपी के हुआ करते थे। उनके तो क्रॉस चेक किया जा सकता है ना। उन्होंने बताया आपकी समाज अखिलेश जी आपकी सरकार के अंदर तो एसपी और डीएसपी मरता था, ये नौबत थी। बहरहाल चलिए ये इस बहस को आगे बढ़ाएंगे किसी और दिन।